हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 जो कि है मनी एंड बैंकिंग। यूनिट 1 का एक टॉपिक नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स मैं अभी स्किप कर रही हूँ। अगर स्कूल नॉर्मल होता है जब खुलेगा तब हम इसको करेंगे होपफुली। अगर नहीं होता है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हम उसको आगे इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग। ओके, तो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो हैं मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। इसके अलावा मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। और इसके आगे के जो कुछ टॉपिक्स है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। So let's start our chapter मनी एंड बैंकिंग। सो मनी एंड बैंकिंग का थोड़ा बहुत अंदाज़ा सबको ही है, क्योंकि हम जानते हुए भी जब से मतलब हमने होश संभाला है तब से हम मनी का किसी न किसी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं और यूज़ देख भी रहे हैं। ठीक है, तो मनी क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन मनी का चैप्टर पढ़ने से पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि जब मनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं था तब जो है क्या चीज़ होती थी जिससे गुड्स एक्सचेंज होती थी, या फिर किस तरह से लोग अपना एक्सचेंज टास्क पूरा करते थे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा बार्टर सिस्टम मतलब बार्टर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बार्टर सिस्टम को हम बार्टर एक्सचेंज भी कह सकते हैं। इट इम्प्लाइज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कमोडिटी डायरेक्टली दूसरे कमोडिटी से एक्सचेंज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर रिसीव्स क्लोथ फ्रॉम ए वीवर इन एक्सचेंज ऑफ हिज सरप्लस wheat. On the other hand, the weaver receives wheat from the farmer by giving his surplus cloth. Means एक फार्मर है, वो वीवर मतलब बुनकर से क्या रिसीव करता है, क्लोथ रिसीव करता है, और बदले में उसको क्या देता है, वीट। और वहीं वीवर क्या रिसीव कर रहा है, वीट रिसीव कर रहा है, बदले में वो क्लोथ दे रहा है। मतलब दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट है जिससे कि उनका एक्सचेंज प्रॉपरली हो पा रहा है। ठीक है, तो बार्टर इकोनॉमी दस टर्म्ड एज C2C इकोनॉमी, दैट इज कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। ठीक है, इसको C2C इकोनॉमी को क्या कहते हैं, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। लेकिन बार्टर सिस्टम देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो वो डिफ़िकल्टीज क्या होती हैं? डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब वीट तो चाहिए, लेकिन हम जो बदले में क्लोथ ले रहे हैं तो उसकी वैल्यूज़ कौन डिसाइड करेगा, कितना हम वीट दें जिसके बदले में हमें 1 मीटर 2 मीटर या कितना भी क्लोथ चाहिए। ठीक है, तो ये मेज़र ऑफ वैल्यू जो है इसमें पता नहीं लग पाती है, तो किसको लॉस हुआ किसको प्रॉफिट हुआ ये हम नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो लैक ऑफ मतलब कमी, लैक ऑफ का मीन्स क्या होता है, कमी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मीन्स कि जब आप बार्टर सिस्टम के तहत कोई भी गुड्स एक्सचेंज करने जा रहे हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सामने वाले के पास होनी चाहिए, और सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि हमेशा ऐसा पॉसिबल हो। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि फार्मर जो है वो वीट के बदले क्लोथ ले रहा है। अगर इन केस जो वीवर है उसके पास अभी क्लोथ ना हो तो फिर फार्मर उससे बार्टर सिस्टम के तहत एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब दोनों की ज़रूरतें दोनों लोग एक दूसरे से पूरी कर सके। क्लियर? नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं? डिफर्ड पेमेंट जानना सबसे ज़रूरी है। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर में जो हम पेमेंट करते हैं। अभी आपने किसी से कुछ उधार ले लिया, फिर मान लीजिए आज आप स्कूल आए और आपकी साइकिल में कुछ ख़राब हो गई। वैसे तो स्कूल आना नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल।
तो आपने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे उधार ले लिए, लेकिन वो पैसे आपको क्या करने हैं, आगे फ्यूचर में पे करना है। तो ये क्या है, डिफर्ड पेमेंट। देयर इज नो स्टेबिलिटी इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, quality of different units of shape, type of goods also does not remain the same. It is very difficult to make deferred payments in the form of goods. तो आप कोई भी फ्यूचर पेमेंट जो है वो बार्टर सिस्टम के तहत नहीं कर सकते। गुड्स की वैल्यू कब चेंज हो जाए, कौन सी गुड्स कब जो है यूज़ होंगी, हम कभी भी इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, मतलब जो गुड्स की वैल्यू है उसको आप मेज़र तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर, मोस्ट ऑफ गुड्स लाइक व्हीट, राइस, कैटल एट्सेट्रा लाइकली टू डिटोरिएट विद द passage ऑफ टाइम और इन्वॉल्व्स हैवी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। तो कोई भी गुड्स जो है अगर हम लंबे समय तक उसको स्टोर करते हैं तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आएगी। तो इसीलिए हम बार्टर सिस्टम में ये भी कमी पाते हैं कि किसी भी गुड्स की वैल्यू जो है वो समय के साथ कम हो जाएगी। बट इन केस ऑफ मनी ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अपने आज अपने पर्स में 100 रुपीज़ का नोट रखा है, तो अगर उसको आप 2 महीने बाद भी खर्च करेंगे तो वो 100 रुपीज़ ही रहेगा, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब इसको हम बहुत ज़्यादा जो है डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे तुड़वा नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, मीन्स अब वीट के बदले क्लोथ्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो उसका आप क्या और एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको और हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, कोई कुछ भी डिवाइड नहीं हो सकता है। हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही गुड्स एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेकिन मनी जो है वो डिविजिबल है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है लेकिन आपको 50 ही उसमें से खर्च करने हैं तो आप 50 ही खर्च करेंगे, बाकी 50 रख लेंगे, 50 का आप सामान खरीद के लाएंगे। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज की बात आती है, मान लीजिए किसी को कहीं जाना हो और अभी मनी का एक्सचेंज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके बदले में वो क्या देगा, या तो उसके पास कोई कैटल हो वो देगा, या फिर कोई ग्रेन हो, गेहूँ चावल कुछ भी हो वो देगा। तो उसका क्या मेजरमेंट है कि अगर वो 1 किलोमीटर जा रहा है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे प्लेन हो, उसका क्या होता है, किराया होता है, पर किलोमीटर जो है उसका रेंट फिक्स होता है। बट इसमें आप कैसे फिक्स करेंगे कि हम अगर इतने किलोमीटर जाएंगे तो क्या हम 1 कैटल देंगे, या इतने किलोमीटर जाएंगे तो हम कितने किलो वीट्स देंगे। सो ये कुछ जो है डिफ़िकल्टीज़ हैं बार्टर सिस्टम में। तो बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ ही क्या है, मेरिट ऑफ मनी। ठीक है, मेरिट ऑफ मनी मीन्स मनी जो है वो किस लिए एग्जिस्टेंस में आया, बिकॉज ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती बहुत लंबे समय तक, और लोगों को क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, मनी Money may be defined as anything which is generally acceptable as a minimum or medium of exchange and at the same time acts as a measure store of value standard of defer payment। मतलब देखा जो हमने डीमेरिट्स पढ़ी बार्टर सिस्टम में, वही मनी की क्या बन गई, डिफिनीशंस बन गई। ठीक है, तो बेसिकली मनी को मनी के जो फंक्शंस होते हैं, मनी के जो काम होते हैं, उसको प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस मतलब बेसिक फंक्शंस, मतलब मनी करता क्या है, मनी का काम क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम एक्सचेंज क्या होता है, it is a very important function of money. Any commodity can be purchased or sold through the medium of money. In other words, money becomes the representative of general purchasing power. It is the function of money which has made the work exchange very easy. Hence, money as a medium of exchange removes the problem of double coincidence of wants. Meaning, मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। अगर आपको इस समय
किसी भी गुड्स की नीड है या डिमांड है तो आप मनी लेके जाइए और सिंपली उस मनी से आप गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको ये नहीं देखने की ज़रूरत है कि शॉपकीपर को उसके बदले में क्या चाहिए, ठीक है। ये शॉपकीपर आपसे ये नहीं डिमांड करेगा कि उसकी जो नीड है वो चीज़ आप लाइए तभी आपको वो आप सामान ले जा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप मनी लेके जाएंगे, आप शॉपकीपर को मनी देंगे, बदले में वो आपको आपकी जो भी नीड का सामान है वो देगा। और वही मनी क्या करेगा, जब शॉपकीपर के पास जाएगी उसको जो नीड होगी वो उसको खरीद सकता है, ठीक है। तो सेकंड इसका फीचर है प्राइमरी फंक्शंस में कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। इसकी क्या होती है, कॉमन वैल्यू होती है, जो कि क्या होता है, money serves as a common measure of value or a standard of value. Value of all goods and services are expressed in terms of money. For example, the price of a pen as rupees 5, the price of a book as rupees 10, the price of sugar rupees 15 per kg, daily wage rate of a labor is rupees 50 etc. मतलब हर चीज़ की एक वैल्यू फिक्स कर दी गई है इन मॉनिटरी टर्म्स में, इसलिए आप उसको इजीली अवेल कर सकते हैं, इजीली पा सकते हैं, ठीक है। अगर पेन का दाम 5 रुपये है तो वो 5 रुपये में ही मिलेगा, 4 रुपये में भी नहीं मिलेगा और 6 रुपये में ही नहीं मिलेगा। वो अगर वो आपके बार्गेनिंग की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मनी के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो वो 5 रुपीज़ का ही उसका वैल्यू होगा। बुक अगर 10 रुपीज़ की है तो बुक का दाम क्या होगा, 10 रुपीज़ ही होगा। अगर लेबर काम करने के लिए 50 रुपये पर डे लेता है तो वो 50 रुपये ही लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है और यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक। इसके बाद आते हैं कुछ सेकेंडरी फंक्शंस। तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि जो हम फ्यूचर में कंप्लीट करते हैं, फ्यूचर में उसको मीट करते हैं। मनी सर्व एज द मेजर बाय विच द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स इज रेगुलेटेड। In modern economic system, loans are generally given and taken, and the repayment is generally postponed for future date. Future payments can not be made in terms of physical goods because the value of these goods is liable to change. तो क्या होता है, जनरली आजकल लोन्स होते हैं, लोन लोग लेते हैं और उनको इन फ्यूचर विद इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो क्या है, एक डिफर्ड पेमेंट उसको हम कहते हैं, उसको टर्म दिया गया है इकोनॉमिक्स में डिफर्ड पेमेंट। तो डिफर्ड पेमेंट आप गुड्स में नहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि आज कोई गुड्स का दाम जो है इन फ्यूचर वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सो हम कभी भी डिफर्ड पेमेंट को अदर गुड्स में नहीं पे कर सकते, उसके लिए हमें मनी की ही ज़रूरत है। तो ये मनी का बेसिक फंक्शन नहीं है, सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। और मतलब वाइड वे में, ब्रॉड वे में मनी क्या क्या करता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, it is the most economic and convenient way of hoarding. A person who is accumulating money is really accumulating goods and services. A store of value implies the shifting of purchasing power from the present to the future. It enables people save a part of their current income and store it for future use. Thus, money provides a link between present and future. The store of value means अगर आप को जो है 100 रुपीज़ मिला, आपने उसमें 50 रुपीज़ खर्च किया, 50 रुपीज़ रख लिया, तो वो 50 रुपीज़ जो आपने सेव किया वो क्या सेव किया, एज अ कोई कमोडिटी सेव किया या फिर कोई सर्विसेज सेव की। इन फ्यूचर जब भी आपको नीड हुई तो आप उस 50 रुपीज़ के बराबर की कमोडिटी या सर्विसेज कुछ भी ले सकते हैं, तो उसके में क्या होती है, स्टोर ऑफ वैल्यू। इसके बाद जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मनी हेल्प्स अस to transfer values from one person to another and from one place to another। तो ये तो आपको पता ही है, मनी जो है वो वैल्यूज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करते हैं या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। मनी इज़ रियली एक्सेप्टेड बाय ऑल, मनी सभी लोगों को एक्सेप्टेड होती है, एंड इन ऑल प्लेसेस, सभी को भी हर जगह पे ही वो एक्सेप्टेड होती है। These days, such transfers of value do not take place through currency notes, not only but through bank checks and drafts। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू है, सिर्फ आजकल अगर आप देखेंगे
तो सिर्फ करेंसी नोट 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपीज़ के नोट से ही नहीं, ये बैंक चेक से भी होती है और बैंक ड्राफ्ट से भी होती है। ये तो बुकिश में लैंग्वेज में हो गया, लेकिन आज तो और भी ज़्यादा एडवांस हो चुका है सेकेंडरी फंक्शन। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट्स, आप पेटीएम कर रहे हैं, फ़ोन पे कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये सब भी क्या है, वैल्यू तो उतनी ही जा रही है, तो वैल्यू क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। तो ये कुछ क्या थे, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी थे। ये 3 इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे कॉन्टीजेंट फंक्शंस हैं, बेसिस ऑफ क्रेडिट, लिक्विडिटी। ये इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही आप 3 जो बेसिक इसके फीचर्स हैं वो आप जाने, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आपका जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मेजर्स ऑफ सॉरी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। इसके आगे के जो कॉन्टीजेंट फंक्शंस और डिफरेंट फंक्शंस है वो आप ग्रेजुएशन में आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। और इसके नोट्स आप कॉपीज़ में बना लीजिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट डे दूंगी आपको एज अ होमवर्क। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।